फोन के एक तरफ देश के जाने माने कंपनी जिसे आज देश नहीं विदेशे में भी लोग जानते हैं, उसी कंपनी की बेटी और दूसरी तरफ एक साधारण सा छोटे से बस्ती के रहने वाले एक साधारण सा लड़का। दोनों एक दूसरे से बात करते और बात करते करते दोनों अचानक से रोने लगते। लड़की बोलती है कि तुम मेरा इंतजार करना, चाहे महीनों लग जाए या सालों लग जाए, बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं एक दिन लौट के जरूर आऊंगी। अब जैसे ही ये बात को लड़का सुनता है, उसी तरफ से लड़का का जवाब आता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इस जन्म तो नहीं अगले जन्म तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि ये पूरी कहानी एक फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। हालांकि इस लड़का के इंतजार जो है लास्ट में एक कहानी बन करके निकलती है, लेकिन इस कहानी का जो अंत होता है वो काफी ही दर्दनाक होता है। इस कहानी में एक लड़का जो काफी ही गरीब परिवार से होता है और एक लड़की जो देश के जाने माने कंपनी लक्स कॉजी का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, उसी कंपनी के मालिक की बेटी प्रियंका तोड़ी। और दूसरे तरफ जिस लड़का का नाम होता है जो इस कहानी में, उस लड़का का नाम होता है रिजवान, जो साधारण से परिवार के लड़का होता है। आखिर समझते हैं इन दोनों की पूरी लव स्टोरी के बारे में। आखिर क्या था पूरा मामला जो उस साधारण सा लड़का को इस अमीर जादे लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमारे फैमिली में नए आ रहे हैं, अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहानी का राय कमेंट में बता रहे हैं, तो आपका राय हमें काफ़ी अच्छा लगता है। आप हमें बताते हैं जो कहानी कुछ और अच्छी तरीक़ा से आपको बताया जाए। मैं भी कोशिश करूँगा जो धीरे धीरे कहानी बताने का जो तरीका है उसमें भी इम्प्रूव हो, जो अच्छी से अच्छी कहानी आपके पास आए और अच्छा तरीका से आपको बताया जाए। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होता है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से। कोलकाता के एक साधारण से परिवार, इस परिवार में एक लड़का जन्म लेता है। लड़का का नाम रखा जाता है रिजवान। रिजवान बचपन से ही पढ़ने लिखने में ठीक ठाक। परिवार वाले को लगता है कि क्यों ना बेटा को पढ़ाया लिखाया जाए, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी तो घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी और बुढ़ापे की छड़ी भी बन जाएंगे। इस उम्मीद से बेटी के एडमिशन कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स स्कूल में करवाते हैं। शुरुआती की पढ़ाई काफ़ी मेहनत से वो रिजवान भी तैयारी करते हैं और फिर स्कूल की पढ़ाई खत्म करके रिजवान ने ग्राफिक्स की पढ़ाई की। और जैसे ही ग्राफिक्स की पढ़ाई पूरी होती है, रिजवान भी अपने घर की जिम्मेदारी को लेते हुए काम ढूंढने लगता। फिर उनको एक जगह काम भी लगता है, एक प्राइवेट एकेडमी में वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स करवाना चालू कर देता। उसी एकेडमी में एक लड़की का एंट्री होती है, जिस लड़की का नाम होती है प्रियंका तोड़ी। प्रियंका तोड़ी देश के जाने माने कंपनी लक्स कॉजी के मालिक अशोक तोड़ी की ही बेटी थी। अब उस लड़की का इस इंस्टीट्यूट में एंट्री होता। शुरुआती दौर में रिजवान को भी पता नहीं होता है जी ये किस फैमिली बैकग्राउंड से है, ना ही प्रियंका तोड़ी को रिजवान के पूरे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता था जी ये एक साधारण सा लड़का। दोनों एक ही जगह पढ़ते और पढ़ाते, फिर दोनों के एक दूसरे से बातें शुरू होते हैं। पढ़ने पढ़ाने के दरमियान दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होते हैं। आमतौर पे एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती जो होता है वो प्यार में बदल जाता है। वैसा ही प्रियंका तोड़ी और रिजवान के साथ भी होता है। दोनों की दोस्ती फिर प्यार में बदलते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने का कसमें और वादे करने लगते हैं। दोनों को जब भी मिलने का मन होता या जब भी वो मिलते या तो एकेडमी में मिल लेते या बाहर कहीं भी घूमने का भी मन होता तो परिवार वाले से चोरी छिपे किसी तरह से रिजवान और प्रियंका तोड़ी बाहर भी घूम लिया करते थे। एक दिन अचानक फैसला लेते हैं कि इतना दिन परिवार वाले से छुपा करके हम अपना प्रेम संबंध को आगे नहीं ले जा सकते, जिस कारण से रिजवान अपने घर प्रियंका तोड़ी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे परिवार वाले से मुलाकात कर लो। अब प्रियंका तोड़ी भी रिजवान के घर पहुंचते हैं और उनके माँ से भी बात करते हैं, उनके माँ से भी मिलते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलते हैं। जब वहाँ प्रियंका तोड़ी को पता चलता है कि मेरा प्रेमी एक साधारण सा परिवार का लड़का, हालांकि रिजवान ने पहले ही प्रियंका तोड़ी अपनी प्रेमी को बता चुका था कि मैं एक साधारण सा परिवार का लड़का हूँ, मेहनत मजदूरी करके पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस जगह पे लाया और आज मैं यहाँ काम करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूँ। ये बात सुन करके प्रियंका तोड़ी जवाब देते कि मुझे इस चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने तुमसे प्रेम
किसी लोभ और लालच के कारण से नहीं किया। हालांकि मैं जानता हूं कि अगर तुम्हारे साथ मुझे रहना है तो मेरे परिवार वाले कभी भी इस चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होंगे। अगर हम दोनों शादी भी कर लेंगे तो शायद मेरे परिवार वाले राज़ी नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ इस झुग्गी में ही रहने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही ये बातों को सुनते हैं तो रिजवान भी अपने फैमिली वालों को बताते हैं कि प्रियंका शादी के लिए बोल रहे हैं। तो फिर वो परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ 18 अगस्त 2007 को दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रचाई। और फिर जब दोनों की शादी होता है तो प्रियंका तोड़ी अब अपने पति के यहाँ रहने के लिए अपने घर से जो भी उनके जरूरी डॉक्यूमेंट थे, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के उनके जो भी स्कूली कागजात की जो भी डॉक्यूमेंट थे और कुछ कपड़े लत्ते, वो सारे लेकर के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके, वो महलों की जिंदगी से निकल करके वो उस अपने प्रेमी के लिए उस झुग्गी में रहने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे उस झुग्गी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले रिजवान जब प्रियंका तोड़ी को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जब मैंने कभी भरोसा और विश्वास नहीं किया था, जिस लड़की से मैं प्रेम करूंगी वो मेरे लिए इतना कर सकता है। वो लड़की भी कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रेम दिल से होता है, ना ही किसी की धन और दौलत से। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ वहीं पे रहने लगता है। अब प्रियंका तोड़ी की ऐशो आराम वाली जिंदगी एक झुग्गी में पहुंच जाते हैं। हालांकि इस पूरी खबर के बारे में तब तक प्रियंका तोड़ी के पिता को, अशोक तोड़ी को पता चल चुका था कि हमारी बेटी एक छोटे से परिवार में जाकर के शादी रचा लिया और वहीं पे जाकर के रह रही। अब परिवार वाले भी कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ अपने बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। जैसे ही ससुराल पहुंचते तो सबसे पहले वो उस घर को देखते हैं जिस घर में उनकी बेटी रह रही थी। परिवार वाले जैसे घर को देखती हैं तो पिता फूट फूट करके रोने लगते हैं। पिता कहने लगते हैं कि बेटी, मुझे तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी नाक इस तरह से कटवाओगे। पिता और उनके रिश्तेदारों के लोग उस बेटी के पास पहुंचते हैं। प्रियंका तोड़ी को काफी समझाने की कोशिश किया जाता है कि बेटी लौट जाओ, जो हो गया उसे एक बुरा सपने की तरह भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि समाज में हमारी इज्जत चली जाएगी। लोग अगर जानेंगे तो अशोक तोड़ी की बेटी किसी एक छोटे से साधारण से लड़के के साथ शादी कर लिया और झुग्गी में जाकर के रह रहे। और फिर बात तो एक अलग कास्ट का भी है और हम ठहरे हिंदू और तुम्हारे पति जो है वो मुसलमान है। खास तौर पे समाज भी इस रिश्ते को इजाजत नहीं देंगे। और फिर जब ये बातें अशोक तोड़ी और उनके रिश्तेदारों जब अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं तो बेटी का सिर्फ एक ही जवाब निकल के आता है। प्रियंका तोड़ी बोलते हैं कि पिताजी, मुझे अब जीना है रिजवान के साथ और मुझे मरना भी है रिजवान के साथ। मुझे आपकी उस ऐशो आराम की जिंदगी से, मुझे मेरे पति की ये झुग्गी वाली झोपड़ी मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपकी उस ऐशो आराम की महलों वाली जिंदगी से मेरे पति के साथ ही मुझे जिंदगी में जीने की खुशियां मिल जाएगी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती ना करें, इसमें ही आपकी भलाई है। मैं तो कदापि यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अब प्रियंका तोड़ी के पिता रिजवान के भी फैमिली से बात करते हैं कि बेटी अभी नादान है। 23 साल तक बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटी की हर एक जरूरतों की चीज़ों को पूरा किया। बेटी ने जो जो चीज़ मांगी वो सारे चीज़ मिली। लेकिन आज बेटी उस परिवार को छोड़ करके यहाँ आ गए। रिजवान के फैमिली वाले को भी इस चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कहीं बेटी को समझा करके उनके साथ भेजा जाए। लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। वो तो जीना चाहती थी अपने प्रेमी रिजवान के साथ और मरना भी चाहती थी अपनी प्रेमी के ही साथ। काफ़ी समझाने के बाद भी जब बेटी नहीं मानी तो परिवार वाले थक हार के अपने घर वापस लौट गए। और तभी कुछ दिनों तो ठीक ठाक से चल ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक प्रियंका तोड़ी और उनके पति रिजवान जो थाना पहुंचते हैं, एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसमें लिखाते हैं कि कुछ अपराधी तत्व हमारे घर आकर के हमें धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम उनके साथ नहीं गए तो हमें जान से मार देंगे, हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, हमारे परिवार वाले को मार देंगे। और वो एफआईआर जो था वो अपने परिवार, पिता और अपने कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ लिखवाते हैं। पुलिस वाले से वो अपनी हिफाजत के लिए सुरक्षा मांगे, लेकिन पुलिस वाले ने इस बातों को उतनी हद तक नहीं लिया जितनी हद तक उन्हें लेनी चाहिए। पुलिस वाले ने तुरंत उस परिवार को फोन करते हैं जिस परिवार के खिलाफ ये एफआईआर थे। अशोक तोड़ी को बताया जाता है कि आपके बारे में ऐसे ऐसे एफआईआर है, लेकिन कहा जाता है कि हमारी देश की कानून विडंबना भी कुछ ऐसी है, जिस लोगों के पास अगर सबसे ज़्यादा पैसा है तो समझिए दुनिया की तमाम चीज़ों उनके लिए है। देश में अगर आप देखेंगे बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े मंत्री लोग, जिन लोगों को भी आप देखेंगे शायद अगर बड़े बड़े उद्योगपति है तो शायद इलेक्शन के टाइम में उन्हें
फंडिंग मिलता है जो इलेक्शन की चुनाव लड़े जाते हैं। तो शायद आप इससे समझ सकते हैं जो बड़े उद्योगपति की जान पहचान कहाँ तक हो सकते हैं। अब आम तौर पे बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना, तो शायद ये छोटे मोटे थाने में ये एफआईआर उनके लिए कुछ बात तो थी नहीं, फिर वो बात वहीं दब जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रियंका तोड़ी के जो अंकल होते हैं, अशोक तोड़ी के भाई, वो प्रियंका के ससुराल पहुंचे और ससुराल पहुंचने के बाद वो प्रियंका तोड़ी को बताते हैं कि बेटी, तुम्हारे पिता का तबीयत काफी दिनों से खराब चल रहा है। उनका आखिरी इच्छा है कि वो तुमसे मिलना चाहते, तुमसे बात करना चाहते। तुम एक बार जाकर के अपने पिता से मिल लो और फिर तुम अपने ससुराल वापस आ जाना। लेकिन उस समय तो प्रियंका तोड़ी साफ तौर पे मना कर देते हैं। वो अपने पति को बताते हैं कि ये इन लोगों की एक चाल है, मैं इन लोगों के साथ जाना नहीं चाहती हूँ। कहीं ना कहीं ये सभी लोग एक चाल के तहत यहाँ पहुंचे। लेकिन उस जगह पे प्रियंका के जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि अगर बेटी तुम्हें मेरे बातों पे भरोसा और विश्वास नहीं है तो मैं एक बॉन्ड बना करके देता हूँ, जिस बॉन्ड पे मैं लिख देता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित फिर तुम्हें अपने ससुराल छोड़ने आऊँगा। अब जैसे इस बॉन्ड वाली बातों को सुनते हैं, शायद रिजवान के फैमिली वाले को भी लगने लगता है कि शायद हो सकता है कि ये बात सही हो। अब बात होती है कहीं पिता की, तो बेटी का भी थोड़ा दिल पिघल जाता है, बेटी भी मान जाते हैं। फिर एक बॉन्ड बनवाई जाती है, बॉन्ड में पूरी बात लिखी जाती है। फिर प्रियंका तोड़ी अपने पति को छोड़ करके अपने पिता से मिलने के लिए पिता के घर पहुंचते हैं। और जैसे ही पिता के घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो प्रियंका तोड़ी की कनेक्शन जो होता है, उन दोनों की कम्युनिकेशन वो खत्म होती है, वो दोनों की बातें बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर किसी तरह से एक दिन छुपा करके प्रियंका तोड़ी अपने पति रिजवान को फ़ोन करते हैं और रिजवान को फ़ोन करके बोलते हैं कि रिजवान, तुम मेरा इंतज़ार करना, महीनों नहीं सालों तक इंतज़ार करना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम मुझे भूल मत जाना। अब जैसे ही ये बातों को रिजवान सुनते हैं, रिजवान भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार बस इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार हमेशा करता रहूंगा। यही बात जो प्रियंका तोड़ी और रिजवान की आखिरी शब्द था। इनके बाद कभी भी ना ही प्रियंका तोड़ी और रिजवान एक दूसरे से बात कर सके। और प्रियंका तोड़ी की जब फोन कटी तो रिजवान ने काफ़ी कोशिश की अपनी पत्नी से बात करने का, लेकिन कहीं से भी उनकी पत्नी से उसे कोई भी बात नहीं हो पाया। वो उस अंकल से भी बात करने चाहा जो अंकल उनके साथ बॉन्ड बना करके गए थे। रिजवान ने काफ़ी कोशिश की जो अपनी पत्नी को अपने घर लाने का, कई जगहों कई पुलिस वालों के पास पहुंचे, कई जगहों ठोकर खाए, कोर्ट से लेकर के अदालत तक बड़े बड़े लोगों से मिले, लेकिन कहीं से भी रिजवान को इंसाफ नहीं मिला। फिर रिजवान ने 19 सितंबर को एसोसिएशन फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को भेजी गई एक चिट्ठी में रिजवान लिखा कि मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूँ, मैं हमेशा संविधान का इज्जत करता हूँ। एक वयस्क होने के नाते हमने कानून के रास्ते जा करके एक दूसरे से शादी की, प्लीज मुझे मेरा बीवी से मिलवाने की कृपा करें। अभी ये चिट्ठी भेजी ही गई थी 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर 2008 के दिन रिजवान की लाश पटरी पे एक साफ सुथरा अवस्था में मिलता। लग रहा था कि लाश को देखने के बाद ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि इसको पहले मारा गया हो और फिर इसको आत्महत्या के लिए इसको पटरी पे फेंका गया हो। उसी जगह पे एक पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि इसको मारा गया है और फिर इनको पटरी पे फेंका गया है। लेकिन उस समय में कोलकाता के जो पुलिस थे, वो पुलिस वाले जब इस लाश के पास पहुंचते उस बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर उस कब्जे में लेने के बाद सीधा खुलासा करता है कि इस लड़का ने आत्महत्या किया है। अब पुलिस की ये बातों लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा लड़का आत्महत्या करे, ना ही रिजवान के फैमिली को ये बात हजम हो रहा था कि उनका बेटा कर लिया है। और कुछ समय पहले ही पूरी खबर निकल के लोगों के सामने भी आया था कि रिजवान को एक बड़े करोड़पति मालिक की बेटी से प्यार है। अब लोगों को भी ये बात हजम नहीं हो रहा था कि रिजवान का अचानक से लाश मिलना। उस समय मानो कोलकाता में कई जगहों पे लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया और जिस स्कूल में रिजवान पढ़ रहे थे सेंट जेवियर्स में, लगभग 100 दिनों तक उस स्कूल के लड़कों ने रिजवान को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे कैंडल मार्च किए, लेकिन फैसला कहीं से भी नहीं मिला। कहा भी जाता है कि साहेब गरीबों को सिर्फ फैसला नहीं, गरीबों के सिर्फ गुनाह की रास्ता मिलते हैं। गरीब अगर गुनाह करे तो किसी को 100 में से अगर 90 या 99 देखेंगे तो फैसला अमीरों के हक में ही आते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया की तमाम चीज़ों आपके लिए है। अगर आपके पास पैसा नहीं, आप अगर सही रास्ते पे भी हैं तब भी आपके लोग साथ नहीं देते हैं। और रिजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अंत में कहा जाता है कि वो जिस पुलिस वाले ने इस पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया था कि रिजवान मर नहीं सकता, उनको मारा गया और फिर इसको आत्महत्या के रूप देने के लिए पटरी पे फेंका गया। 1 से 1.5 महीना के बाद उस पुलिस वाले का भी शादी लगता है।
अगर पुलिस वाले की बैकग्राउंड देखेंगे तो पुलिस वाले के फैमिली भी एक चाय की टपरी चलाया करते थे, जहां से पढ़ा लिखा करके बेटा को जॉब दिलवाया। 1 महीने के बाद उनकी शादी थी, लेकिन 21 दिसंबर से 1 से 1.5 महीना के अंदर ही उस पुलिस वाला का ही शव उसी पटरी पे उसी हालत में मिला। जब उनके शव को किसी इंसान द्वारा देखा जाता तो कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि ये भी आत्महत्या क्या हो, लेकिन उसका भी जब अंत में केस चालू होता है रिजवान और उस पुलिस वाले को लेकर के, ये केस हमारे पुलिस वाले से निकल करके सीबीआई तक पहुंचते हैं। इस केस में बार बार यही खुलासा निकल करके आता है कि वो दोनों लोग आत्महत्या ही क्या है। हालांकि ये अभी पूरी केस की जांच पड़ताल चल ही रहे, लेकिन जब ये पूरा मामला कोलकाता शहर में निकल के आया था, उस समय जो कोलकाता के मुख्यमंत्री थे श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यहाँ तक पहुँच गए थे। ये पूरे देश में हिला करके रख दिया। समय की सत्ता की कुर्सी भी हिलने लगी थी। जब बुद्धाचार्य ने एक दिन जब उनके फैमिली वालों से मिलने के लिए गया था, तो उनके फैमिली वालों से मिलने के दरमियान ही कई लोगों ने उनका विरोध भी किया। कई लोगों ने उनके गाड़ी पे भी घूसे मारना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जब ये पूरे मामले की आग पकड़ी तो कई जगहों पे, कई बसों, कई गाड़ियों, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी जलाई गई। लेकिन परिवार के लोग आज भी अपने बेटे के लिए इंसाफ की राह देख रहा है, जो कहीं से मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाए। हालांकि परिवार वाले भी कभी सोचे नहीं थे कि जो बच्चा उनके बुढ़ापे की सहारे बनेंगे, वो बच्चा उनके जीने से पहले ही मर जाएंगे। परिवार वाले को आज भी आस है कि उनका बेटा को इंसाफ मिल सके। लेकिन कहा जाता है कि अब प्रियंका तोड़ी से अगर कभी भी बात किया जाता है, रिजवान के बारे में पूछा जाता है, तो सीधा तौर पे अब रिजवान के खिलाफ ही जवाब आते हैं। हालांकि एक अमीर घराने से इश्क करने का सजा जो मिला वो रिजवान को मिल ही गया। कहा जाता है कि इश्क भी अपने ही औकात के बराबर के लोगों के साथ ही अच्छा लगता है। कहीं आप अपने औकात से बाहर निकल करके अगर इश्क करते हैं, फिर उस इश्क का जो अंत होता है इसी तरह का खौफनाक और दर्दनाक होता है। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो कहानी का राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।